हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे ब्लॉकबस्टर चैनल देहाती आईएएस पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त चुस्त दुरुस्त बिंदास हैं, लोगों की बातों को अवॉइड करते हुए तथा खुद की ज़िंदगी से फाइट करते हुए तथा अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हुए संघर्ष रहते हैं। ऐसे ही आशा हम अपने प्यारे विद्यार्थियों से करते हैं। तो चलिए साथियों, आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे भैया। आप ठंडी धीरे धीरे बढ़ रही है, नवंबर का महीना है, स्वेटर वेटर पहन लीजिएगा, रजाई गद्दे के साथ सोइएगा, ठीक है, वरना ठंड लग जाएगी। और साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक, जैसे कि मैंने पीछे बहुत सारे टॉपिक्स को ले चुका हूँ, छोटे छोटे टॉपिक्स को, ठीक है। वो बहुत छोटे ज़रूर है साथियों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो परीक्षा की दृष्टि से छोटे हैं या उनका कोई महत्व नहीं, बस ऐसे मैंने यह मतलब यूं ही बता दिए, ठीक है। ऐसा कुछ बात नहीं है, सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं टॉपिक्स को छोटे छोटे इसलिए लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, तो आपको पढ़ाई बोरिंग ना हो। वरना अगर वीडियो 1.5-2-3 घंटे की हो जाएगी तो आप पढ़ने में आप हिचकिचाएंगे। तो अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लेक्चर दे के क्या है, वीडियो को 2-2.5 घंटे लंबा कर दूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं फालतू के लेक्चर्स दूंगा, काम की चीज़ें होंगी, ठीक है। और फिर मैं सोचता हूँ छोटे छोटे टॉपिक्स में रखूँगा वीडियो, तो आपका इंटरेस्ट पढ़ने में बना रहेगा। इसका मतलब ये नहीं समझना कि आप इसका बिल्कुल भी यूज नहीं है, लेकिन सब बातों को छोड़ते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम लोग 1833 के चार्टर्ड एक्ट पर पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने 1773 से देखना शुरू किया था, आज देख रहे हैं हमारा संघर्ष कहां तक पहुंच गया, चार्टर एक्ट 1833 तक। तो ठीक है भैया, चलिए हम लोग क्लास को शुरू करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि चार्टर एक्ट जो है 1833 एक बहुत ही बड़ा एक्ट था साथियों। जैसे कि मैंने बताया कि 1700 जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई, तो ठीक है, उन लोगों का मन व्यापार में था, लेकिन जो है 1764 में बक्सर का युद्ध वो लोग जीते, तो उनका मन हो गया कि हम शासन भी करेंगे इंडिया में, ठीक है। तो उस शासन को कैसे करेंगे, क्या रूल्स होंगे, इसके लिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया, ब्रिटिश सरकार ने पास किया ताकि ठीक से चीज़ों को शासन किया जा सके इंडिया में 1773 में। फिर धीरे धीरे एक्ट करके 1833 तक आ गया, 20 साल करके 1773 आया, फिर 93 आया, फिर जो है 1813 आया, फिर 1833 पहुंच गया है। अब 1773 से ही अगर देखें तो साथियों, गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि गवर्नर्स की पावर को धीरे धीरे, और जो 3 उसमें प्रांत थे जो ब्रिटिश के अंतर्गत आते थे, वो था बंगाल था, मद्रास था और बम्बई था। तो बंगाल की प्रेसिडेंसी वो सबसे मुख्य प्रेसिडेंसी थी, उसका गवर्नर तो जो था वो बहुत ही मायने रखता था। जैसे कि मैंने बताया 1773 के एक्ट में ही जो बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, और जो अन्य 2 प्रांतों के गवर्नर थे वो भी गवर्नर ही थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सब कुछ अपडेट हुआ, और 1800 हम लोगों ने 13 में देखा कि कंपनी का व्यापार एकाधिकार भी खत्म कर दिया गया। तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो धीरे धीरे कंपनी का जो है पूरा वर्चस्व गवर्नर जनरल के हाथों में जा रहा है धीरे धीरे, और अन्य गवर्नरों की शक्तियाँ धीरे धीरे कम कर दी गई हैं। तो उसी दिशा में 1833 में देखेंगे तो सेंट्रलाइजेशन का, जिसे बोलते हैं कि केंद्रीकरण का एक चरम आपको देखने का मिलेगा। मतलब पूरी शक्ति सिर्फ गवर्नर जनरल के हाथों में दी गई है। और अब तो यहाँ पर हम इसके प्रोविजंस भी देखेंगे आगे। अभी सारी बातें अगर अभी बता दूंगा तो फिर आगे हम लोग क्या देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यही मन में आता है कि भाई चार्टर एक्ट 1833 आया क्यों था। सबसे पहला प्रश्न यह आया ही क्यों था। तो दोस्तों इसके पीछे तो 3 रीजन मुझे मिले, जो 3 कारण। और भी कारण देखिए दोस्तों, मैं बोलता हूँ कि हर चार्टर एक्ट आने के पीछे एक प्रमुख ये रीजन हमेशा से ही रहता है कि हमें सिस्टम को अपडेट करना है, ठीक है। तो सिस्टम को और अच्छे से अपडेट करना है ताकि बढ़िया से शासन यहाँ पर किया जा सके। क्योंकि अगर 20 साल बाद चार्टर एक्ट आता है लगभग, तो 20 साल बाद क्या होगा, 20 साल में कुछ सिस्टम पुराने हो गए होंगे, कुछ और आवश्यकताएँ बढ़ जाती हैं शासन में। तो उन सारी चीज़ों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो पुराने हो गए उन्हें छोड़ने के लिए, इन सब चीज़ों में संशोधन करने के लिए 20-20 साल पर चार्टर एक्ट आता रहता था। तो पहला कारण था आया क्यों। तो इसका पहला कारण है कि एडम स्मिथ की एक बुक, जो मतलब एडम स्मिथ कौन थे, वो एक अर्थशास्त्री थे, और उनकी बुक उस समय एक आई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। इसका मतलब हिंदी में समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो ये उसकी बुक है। अगर आप इस बुक का नाम सीधा इंग्लिश में ही लिख देंगे तो कोई बात नहीं है,
ये भी माना जाएगा यूपीएससी में, भले से आप हिंदी मीडियम में, ठीक है। तो उसकी बुक का नाम क्या था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। उस समय जो दोस्तों इसकी बुक आई थी, तो इस बुक का जो मायने था उसमें कि भाई उसमें इस बुक का जो सार देखें अगर तो उसमें निकल के आता था कि मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सरकार का मिनिमम हस्तक्षेप होना चाहिए व्यापार के मामले में। तो ये पुस्तक इसकी उस समय बहुत प्रचलित हुई थी पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि ये बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था और इसी की पुस्तक के आधार पे आज अमेरिका की इकॉनमी बेस्ड है, आप देखेंगे, जो कि एक कैपिटल इकॉनमी है, ठीक है। तो ये कैपिटल इकॉनमी क्या होता है, हम लोग इकॉनमी इस सब सारी चीज़ों को डिटेल से देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट में मैं बताऊँगा कि जहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी को ज़्यादा टार्चर ना करें, जितने भी बिजनेस वाले मैन लोग हों सबके लिए एक समान रूल बनाए। ऐसा नहीं कि जो पीछे छूट गए उनके लिए कुछ स्पेशल रूल बनाए। जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है भाई, चलो 3 लाख तक आदमी कमा रहा है तो उसको टैक्स नहीं देना है, फिर आगे से उसको टैक्स लेंगे हम लोग, फिर इतना कमा रहा है फिर इतना टैक्स लेंगे, और कमा रहा था और टैक्स लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग रखते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या रहता है कि सबके लिए एक बराबर है, चाहे 1 रुपये कमाओ टैक्स उतना ही आपको देना है। तो इस प्रकार क्या है, तो हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं वो अमीरों गरीबों को सबको बराबर की जा सके, इस प्रकार की पॉलिसी हमारे यहाँ गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन इसके किताब के अनुसार ये था कि भैया पॉलिसी ऐसे नहीं बनेगी, पॉलिसी बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए, जो जीता वही सिकंदर वाला मतलब कॉन्सेप्ट इसने अपनाया कि मार्केट को हम लोग फ्री छोड़ते हैं, उसमें कोई किसी को कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी, सब लोग अपना एक कंपटीशन करेंगे, जो आगे जाता है तो जाने दो, उसमें क्या है, ठीक है। इसने बोला एक फेयर कंपटीशन हो चाहिए मार्केट में, जिसमें गवर्नमेंट का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी बात थी। तो उस समय जो भाई बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनको ये किताब बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई कि यार ये बात तो पता ही कर रहा है भाई। जो अपने बारे में अगर बात हो, अगर जैसे मान लीजिए आप बड़े बिजनेसमैन हो, कोई आपसे आके ये बोले कि भाई ये तो बात सही है, जो जितना पैसा कमाएगा भाई उसका तो मज़ा करने का उतना ही हक है, और फिर वो तो अपने मेहनत से कमा रहा, तो फिर गवर्नमेंट को भाई ज़्यादा टैक्स वो क्यों देगा, सब लोग उतना टैक्स दे भाई, वो ही क्यों देगा, वो मेहनत की है तो मेहनत ज़्यादा की तो ज़्यादा कमाया है भाई, इस प्रकार ये बात तो हो सकती है ना। तो उसको क्या लगेगा उसमें, उसको लगेगा हाँ भाई अगर ये अर्थशास्त्री इतना बड़ा है जो हम अमीरों के बारे में सोच रहा है तो लोग सपोर्ट तो किए करेंगे ही, नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भैया। तो ठीक है, एक इसकी किताब का प्रभाव ये पड़ा कि हम लोग क्या है पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही इकॉनमी डेवलप करेंगे, ताकि क्या है एक फुल कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में, किसी के ऊपर ज़रा सी भी दया दृष्टि नहीं दिखाएंगे, जिसमें भाई ये ताकत है वो व्यापार करे, लाभ कमाए, चाहे थोड़ा सा कमाए चाहे कम कमाए, जितना भी कमाए उतना गवर्नमेंट को टैक्स देगा। चाहे आप 10 रुपये कमाएँ, अगर 5% टैक्स लग रहा है तो आप भी 5 रुपये दे देंगे। ये नहीं कि अगर 10 रुपये मैं कमा रहा हूँ यार मेरे खाने तक का नहीं हो पा रहा है, मुझ पर टैक्स कहाँ दे दूँगा, ये लोग उसमें नहीं सोचेंगे, बोलेंगे नहीं भैया सबके लिए नियम बराबर है, आप चाहे यहाँ से दो, मुझे नहीं पता है, पता लगे कि आदमी 2 ही रुपये कमा रहे फिर भी उसमें आके 1 रुपये छीन ले गए भाई। तो उसमें बोले ये था कि मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, चीज़ें जैसे चल रही हैं अपने आप से मार्केट को रन करने दो, ठीक है। अब दूसरा जो कंसेप्ट था भाई, दूसरा कारण था आने का, वो था कि मानवतावादियों का प्रारंभ हो गया, मानवतावादियों का प्रारंभ, और जिसमें मुख्य थे जेम्स मिल, वो भी समय उनके जो है संसद में एक प्रतिनिधि के रूप में थे, जेम्स मिल थे। तो उन्होंने बोला मानवतावादी का मतलब क्या होता है कि मानवाधिकारों को सर्वोपरि मानता हो, जो मानवाधिकारों को सबसे ऊपर मानता हो, बोलता है मतलब कि भाई जो ह्यूमन है भाई उनके भाई अगर देखो मानवता की, अगर कोई बोले कि मनुष्य किस लिए है ये, क्या कोई भी प्राणी, इस मनुष्य का उद्देश्य क्या है इस जीवन में, तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य यही है कि एक हैप्पीनेस होनी चाहिए उसकी लाइफ एक खुशी से भरी होनी चाहिए, सुख से भरा होना चाहिए, हर लाइफ का यही उद्देश्य। आप चाहे कुछ भी कर लो ज़िंदगी में, आप अगर बताइए कुछ भी, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई का एक ही उद्देश्य है कि शायद आप सर्विस पा जाएँ, और सर्विस से क्या होगा भाई आपको एक खुशी मिलेगी, ठीक है, पैसा मिलेगा, खुशी मिलेगी, धन मिलेगी, तो उससे क्या आप सारी चीज़ों को लिंक करोगे ना, तो सिर्फ एक ही बात निकल के आएगी लास्ट में कि आपको लास्ट में अंततः भैया खुशी चाहिए, और सबका यही हाल है, ठीक है। तो वो एक मानवतावादी था जेम्स मिल। तो उसने बोला भाई देखो यार सब इंसान है, सबके लिए खुशी बराबर है, सबका वही उद्देश्य है, तो क्यों ना हम थोड़ा मानवता के नज़रिए से चीज़ों को देख के चले दुनिया में, तो सही रहेगा। और हम लोग कुछ ऐसे ही कानून बनाएंगे ताकि जो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में ना हो, बाकी सबके पक्ष में हो, थोड़ा भारतीयों के भी पक्ष में हो,
तो सबके पक्ष में हो, तो इसने एक मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया उसमें, तो इसकी भी बातें लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और तीसरा कारण था कि मैकाले संसद सदस्य था और प्लस बीओसी का भी सदस्य था मैकाले उस समय। ब्रिटेन के संसद का क्या था, मैकाले संसद सदस्य था, जो कि विधि में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था। आगे हम इसके बारे में देखेंगे, अभी इसके बारे में प्रावधान भी है इसमें, इस एक्ट में। तो इसने भी बोला भैया कि अब भारत में क्या है कि यार ऐसे शासन नहीं चलेगा कि भारत इतना बड़ा देश, इतना समृद्धशाली देश है कि मतलब एक कंपनी जो है भारत के ऊपर शासन कर रही है, अच्छा नहीं लगता। डायरेक्ट ब्रिटेन गवर्नमेंट शासन करें तो कुछ और बात, थोड़ा भारतीय को फील होगा कि यार हमारे ऊपर तो सीधा ब्रिटेन गवर्नमेंट शासन कर रही है। तो इन सब तीनों में क्या है, बहस छिड़ गए। एडम स्मिथ में नहीं, लेकिन इसकी बुक थी, इसमें जो है लोगों में एक बहुत अच्छी विचारधारा प्रवाहित कर दी थी। अच्छी तो नहीं बोल सकते ज़्यादा, लेकिन फिर भी उसमें इस किताब का बोलबाला हो गया था। तो भाई संसद सदस्य में बहस हो गया कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, मतलब कि अब भारत का प्रशासन कैसे किया जाए। अब तो भारत ब्रिटिश के पास अब ज़्यादा काम तो था नहीं, चलिए भारत पे पूरा फोकस लगाते हैं हम लोग। तो बोले भारत का शासन आखिर किया कैसे जाए, कोई अच्छा सा रूल बनाओ यार, ठीक है। तो बोले यार इन सब संसद में बहस हुई, तो कोई बोल रहा है कि नहीं हम लोग सीधा ब्रिटेन का शासन लाते हैं। तो मैकाले जो बोला यार, मैकाले इस पक्ष में था कि ब्रिटेन का शासन हम ब्रिटिश सरकार का ज़्यादा जल्दी शासन, मतलब डायरेक्टली शासन वहाँ पर नहीं लाएंगे, हम लोग अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही शासन करेंगे तो ठीक रहेगा। तो लोगों ने पूछा भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो इसने कहा कि देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है काफ़ी दिनों से वहाँ पर रह रही है, भारत के रीति रिवाजों को, उनके लोगों को, उनके नस्लों को, सारी चीज़ों को वो जानती है, और सारे मैटर्स कैसे आ सकते हैं, किन प्रकार के झगड़े वहाँ पर हो सकते हैं, तो वो सुलझा सकती है, क्योंकि उसने आज तक बहुत झेला है। तो मुझे लगता है कि भारत मतलब ब्रिटेन गवर्नमेंट अगर डायरेक्ट एक्शन वहाँ पर अपने गवर्नमेंट स्थापित करती है तो शायद उतना अच्छा शासन नहीं कर पाएगी जितना ईस्ट इंडिया कंपनी कर लेती है। तो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर भरोसा करना चाहिए और उसी के अनुसार शासन करना चाहिए। तो ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें बढ़ना चाहिए। तो लोगों ने सोचा भाई सही भी कह रहा है, इसकी बातें तो ठीक भी हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं इंडिया जो है एक बहुत ही मतलब समृद्धशाली देश है, और इतने बड़े भव्य देश के ऊपर एक छोटी सी कंपनी के द्वारा शासन करना उसकी बेइज्जती है भैया। हम लोग क्या करते हैं, ब्रिटेन का मतलब ब्रिटेन गवर्नमेंट का डायरेक्ट शासन करते हैं ताकि इंडिया को थोड़ा प्राउड फील हो। यार ये एक बात मुझे बताओ, अगर ब्रिटेन गवर्नमेंट डायरेक्ट मतलब शासन करे तो हमें क्या प्राउड फील होगा भाई। गुलाम तो हम तब भी हैं और गुलाम तो हम अब भी हैं। बात वही हो गई यार कि पहले हम लोहे की पिंजड़े में थे, अब सोने की पिंजड़े में हैं। भाई हैं तो पिंजड़े में ही ना यार। वही बात ये लोग करते हैं कि मतलब, और कितने लोग बोलते हैं नहीं यार ये तो भारत की बेइज्जती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर शासन कर रही है। अगर डायरेक्ट ब्रिटेन गवर्नमेंट करती तो कुछ और ही बात होती। अरे भाई क्या बात होती, गुलाम तो गुलाम ही है यार, क्या बात होती उसमें, ठीक है। लेकिन उसमें भी लोग प्राउड फील कर रहे हैं, ब्रिटेन गवर्नमेंट अगर शासन करती तो हमारा नाम होता है कि भाई जो है गवर्नमेंट शासन हमारे ऊपर करने, मजाक थोड़ी ना है, ठीक है। अरे यार थोड़ा सोच का क्या है, अपडेट करो यार। जब गुलाम है तो है यार, कोई मतलब वो हारे के भैया हमको जूते से मत मारो, ठीक है, हमको चप्पल से मारो यार, चप्पल से ठीक लगता है यार। वो हाल हो गई जूते और चप्पल वाली हाल हो गई। उनको चप्पल मतलब जूते में फील आ रहा है भाई, जूते से मारो, थोड़ा महंगे वाले जूते से मारना। थोड़ा बताऊँगा जा के कि भाई आज 10,000 वाले जूते से मार खाया हूँ, चप्पल से मत मारो यार, 150-200 की चप्पल थोड़ा इज्जत जाती है। उस प्रकार की उस लेवल की बातें ना किया करो। चाहे यार कोई भी हमारे ऊपर शासन करे, बात तो मेरे ऊपर बराबर, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी करे चाहे ब्रिटेन करे, क्या फ़र्क पड़ता है भाई मुझे, हैं क्या फ़र्क पड़ता है। गुलाम हैं तो हैं साला, जब गुलाम थे मुझे तो नहीं फ़र्क पड़ता। अब इन सारी कुछ चीज़ों को देखते हुए अब इसमें कुछ प्रावधान किए गए। तो प्रावधान क्या लागे, मैंने जो ये बातें बताई हैं उसी के आधार देखेंगे तो ये प्रावधान आपको दिखाई देंगे। तो इसमें प्रावधान थे, और इसका प्रावधान जो क्या था वो पूर्णतया केंद्रीकृत व्यवस्था का आरंभ कर दिया गया इस एक्ट ने। जैसे कि मैंने बताया कि अब क्या होगा, और इस बात को सिद्ध करने के नीचे प्रावधान देखिए क्या क्या हैं। अगर इसकी मैं पहले प्रावधान की बात करूं तो बंगाल का गवर्नर जनरल, जी जहाँ मैं लिखा हूँ मतलब गवर्नर जनरल, तो बंगाल का जीजा नहीं, ठीक है, बंगाल का जी मैंने लिखा हूँ, तो बंगाल का गवर्नर बराबर भारत का गवर्नर जनरल होगा। मीन्स अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रहेगा, वो अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। तब सोचेंगे सर बंगाल का गवर्नर जनरल कहाँ चला गया, तो भैया बंगाल गवर्नर जनरल तो भारत का गवर्नर जनरल होगा। मीन्स पूरे भारत में ये कंट्रोल करेगा अपना जो है
तो इसने क्या किया, इस भारत के गवर्नर जनरल ने बंगाल के लिए अपने लिए एक डिप्टी गवर्नर जनरल नियुक्त कर लिए, ताकि वो बंगाल को सिर्फ स्पेशली देख सकेगा। तो यहाँ पर बंगाल का जीजा भारत का जीजा हो गया मीन्स बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल होगा। ये पहला प्रावधान था। और भारत का गवर्नर जनरल पहला जो बना था वो कौन था, विलियम बेंटिक था। इसको याद रखिएगा, एग्जाम्स में कई बार पूछ लेता है। और इस एक्ट ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश भारत पर संपूर्ण नियंत्रण था। वही तो मैं साथ ही यूँ बोल रहा है कि पूर्णतः केंद्र की व्यवस्था का आरंभ हो गया। इसके पहले सारे एक्ट हैं, लेकिन किसी भी एक्ट में ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक मतलब सिर्फ एक आदमी पूरे भारत के ऊपर नियंत्रण कर सके। लेकिन इसमें यह था कि अब भारत का गवर्नर जनरल होगा जो पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि अन्य जो प्रांतीय गवर्नर हैं उनके पास बिल्कुल भी कानून बनाने की शक्ति नहीं है। ठीक है, आगे प्रावधान देखेंगे, लेकिन इसका पहला प्रावधान ये था। अब संपूर्ण नियंत्रण किसका हो गया साथियों, उस पर भारत के गवर्नर जनरल का और उसके परिषद का। तो परिषद में पहले कितने लोग थे, 3। अब एक क्या हुआ, अब एक सदस्य बढ़ा दिया गया था। जैसे कि हमने बोला था कि 1773 के एक्ट में गवर्नर जनरल के परिषद में 4 सदस्य होते थे। फिर क्या हुआ, 1813 में क्या है, एक घटा दिया गया। फिर क्या मतलब 1813 में पिट्स इंडिया एक्ट में हम लोग देखे थे कि एक सदस्य क्या हुआ, घटा दिया गया। लेकिन अब फिर से यहाँ पर 1833 में एक सदस्य को बढ़ा दिया गया। हालांकि ये परमानेंट सदस्य नहीं है, ये पूर्ण सदस्य नहीं है, अर्थात मत नहीं दे सकता। फिर सोचेंगे तो फिर दे क्या देगा, ये बोलेंगे अपना फालतू का राय दो मुझे। ठीक है, राय में हम जाके भैया बोले हैं अब्दुल्ला के साथ में बेगानी दीवाने बने घूमेंगे मैकाले, भैया बोलेंगे यार ये कर लो, बोलेंगे रुको यार मैकाले तुम थोड़ा वेट करो। ठीक है, तो उस पर भैया इनको राय वाले में रख दिए। मतलब एक सदस्य तो बढ़ाया गया, लेकिन ये पूर्ण सदस्य नहीं है, ये भी टेम्पररी है, ये सिर्फ राय दे सकता है, मत नहीं दे सकता। लेकिन इसी एक सदस्य को 1853 में पूर्ण सदस्य बना देंगे, जो कि हम नेक्स्ट एक्ट में पढ़ेंगे। अभी 1833 चल रहा है, हम लोग 1853 जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब भारत का गवर्नर जनरल जो है, अब इसके द्वारा बनाया गया कानून एक्ट या अधिनियम कहा जाएगा। अब पहले सोचे, अब ये जो है एक्ट या अधिनियम कौन बनाता है, सोचिए संसद बनाती है एक्ट या अधिनियम। लेकिन अब जो ये कानून बनाएगा भारत के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, वो क्या होगी, वो एक्ट या कानून, मतलब उस कानून को क्या बोला जाएगा, एक्ट या अधिनियम बोला जाएगा। भैया अधिनियम एक्ट मजाक नहीं होता, जो संसद बनाती है ना उसे बोलते हैं एक्ट। लेकिन इसको इतना पावर दी गई कि अब ये जो कोई भी कानून बनाएगा उसे अधिनियम कहा जाएगा। और पहले इसके द्वारा जो कानून बनाया जाता था उसको क्या बोला जाता था, वो था विनियामक कानून बोला जाता था उसको। तो ठीक है, पहले मैंने क्या बताया, पहले परिषद में 13 सदस्य थे और अब 4 सदस्य हो गए। ये सब सारी चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए, अभी तो मैंने सिर्फ एक प्रावधान लिखा है, अभी हम बाकी प्रावधानों को भी देखेंगे। इसमें काफ़ी सारे प्रावधान हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को। तो चलिए, इसके बाद हम लोग क्या है, नेक्स्ट प्रावधान को देखेंगे। हम लोग एक प्रावधान देख चुके थे क वाला, अब इसके बाद हम लोग ख वाला देखेंगे। तो इसमें क्या था कि इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों की विधायिका संबंधी शक्ति को छीन लिया। मीन्स पहले मद्रास और बम्बई के गवर्नर भी अपनी छोटा मोटा अपने एरिया का कानून बना लेते थे, लेकिन इसमें क्या हो गया, बोले कि भैया आप लोग बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। हाँ, इन लोगों को थोड़ी सी छूट ये छूट दी गई कि अगर आप लोग कोई भी कानून बनाना चाहते हैं, मीन्स अगर आपको लगता है कि आपको बनाना चाहिए कोई कानून बहुत जो कि ज़रूरी है आपके क्षेत्र के लिए, तो आप लोग एक उसका फॉर्मेट, एक उसका प्रारूप बनाकर तैयार करके हमारे मतलब भारत के गवर्नर जनरल उनके परिषद के पास भेज दीजिए। अगर उनको पसंद आता है, उनको लगता है कि नहीं ये लोग बात चीज़ें सही कह रहे हैं, ऐसी कानून की आवश्यकता है उस क्षेत्र के लिए, तो हो सकता है उसको पास कर दे और हो सकता है उसको फेल भी कर सकते हो, तो उनके हाथ में है। तो आप लोग क्या है, सिर्फ एक फॉर्मेट भेज सकते हैं। इतनी थोड़ी सी इनके ऊपर रहमत दिखाई गई थी इस एक्ट में। ठीक है, और हम लोग अब ग वाले प्रावधान को देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापार नहीं करेगी, अर्थात अब से यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय होगा। समझने बहुत बड़ी बात है। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, अब तक सिर्फ पहले देखेंगे 1773 तक तो सिर्फ व्यापार ही कर रही थी। ठीक है, इसके पहले मतलब 1765 में जब ये मतलब 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई, तब से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ,
व्यापार और प्रशासन दोनों संभाल रही थी। इसके पहले सिर्फ व्यापार कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हैं आप 1833 की बात मैं कर रहा हूँ। 1833 में अब ये व्यापार नहीं करेगी, अब यह सिर्फ शासन करेगी। मीन्स यह विशुद्ध रूप से क्या है, एक प्रशासनिक निकाय होगा। मीन्स आप समझ रहे होंगे कि भैया अब से ये सिर्फ शासन करेगी, मीन्स व्यापार नहीं करेगी। 1813 में क्या हुआ, इनके व्यापार के एकाधिकार को छीना गया। क्वेश्चन आपको कैसे कंफ्यूज कर सकता है। तो 1813 में इनसे व्यापारी ने क्या मतलब व्यापार के एकाधिकार छोड़ा गया। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इनका व्यापार करने की शक्ति ही छीन ले गई कहाँ से, तो वो 1833 से छीनी गई थी। और एकाधिकार मीन्स ये था कि आप सिर्फ आप ही व्यापार नहीं करेंगे बल्कि और लोग भी व्यापार कर पाएंगे। और इसमें क्या हो गया, भैया सब व्यापार करेंगे आपको छोड़ करके, क्योंकि आप सिर्फ अब एक प्रशासन मतलब सिर्फ आप शासन देखेंगे। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना आप लोग। ठीक है, अब घ वाला पॉइंट अगर हम देखें तो सिविल सेवा की खुली भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई। यहाँ से बोला गया कि भैया यहाँ पर जो भारतीय थे, जो भाई मेधावी छात्र थे, जैसे कि हमारे यहाँ सबसे पहले ICS ऑफिसर कौन थे बताइए, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सेकंड कौन थे, वे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, तो ऐसे सुभाष चंद्र बोस भी बाद में आकर बनते हैं जो है ICS ऑफिसर। तो ये लोग जो मेधावी छात्र थे उस समय इंडिया में, जो लोग और भी मेधावी थे, जो एग्जाम देना चाहते थे ICS का कि भाई हमें भी जो है उसमें रखा जाए, हमारे टैलेंट के दम पे हमें नियुक्ति दी जाए, हमारे साथ ऐसा मतलब अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाए, कोई भी मतलब भेदभाव ना किए जाए कि हमारे धर्म कैसा है, जाति कैसी है, मूल वंश कैसा है, हमारे जन्म स्थान के आधार पर। तो इसलिए इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया था कि सिविल सेवा की हम लोग क्या है खुली भर्ती प्रक्रिया ला रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, कंपनी द्वारा इस प्रावधान को लागू नहीं होने दिया गया। कंपनी ने इसका विरोध किया कि भैया अभी इतना ठीक ठाक माहौल नहीं है, अगर आप सिविल सर्विसेज में इनको डायरेक्ट लेने लगेंगे तो हो सकता है यही चल के हमारे लिए क्या है कांटे बन जाए, विद्रोह कर दें, तो अभी नहीं, कुछ समय हमें चाहिए। तो इसमें हालांकि लागू नहीं हो पाई, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सिविल सेवा की बात सबसे पहले किस एक्ट में की गई थी, तो 1833 का है। हालांकि इसमें लागू नहीं हो पाई, आगे लागू होगा उस एक्ट में, तब मैं आपको बताऊंगा। और अंगा में देखिए दोस्तों, जो कि 5वां था इसमें कि दास प्रथा को समाप्त किया गया। दास प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान हालांकि इसमें किया गया, लेकिन इस समय ये क्या है पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। तो 1843 में एलन बरो द्वारा इसको लागू किया गया, फिर धीरे धीरे वहाँ से समाप्त किया गया दास प्रथा को। ऐसे ही अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो विधि आयोग का गठन किया गया। मैंने जैसे कि बताया कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य बढ़ाया गया था, और वो कौन था, वो था मैकाले को। तो भाई इसीलिए तो बढ़ाया गया था कि तुम यह विधि आयोग का गठन करो, और उसके अध्यक्ष कौन थे, मैकाले थे। तो मैकाले ने क्या हुआ भाई 1834 में इस आयोग का गठन कर दिया, और उसने IPC की प्रक्रिया कब से शुरू की, 1837 में IPC हमारा बनना शुरू हो गया, और फाइनली वो लागू कब हुआ, 1860 में लागू हो गया लगभग। तो इस प्रकार से आप देखेंगे मैकाले क्या था, एक विधि एक्सपर्ट था, जो IPC का जनक उसे भी कहा जाता है। तो एक बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे कि लोक सेवकों के प्रशिक्षण के लिए हैरबरी कॉलेज बनाया गया। भाई लोक सेवक जब यहाँ पर बनेंगे, क्या आप ट्रेनिंग देने क्या वहाँ ब्रिटेन जाएंगे, तो बोले नहीं, यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर हम लोग बनाएंगे ताकि वहाँ उनको ना जाना पड़े, हम लोग एग्ज़ाम भी यहीं कंडक्ट करा लेंगे, उनको प्रशिक्षण भी यहीं दे देंगे ताकि तामझाम थोड़ा सा कम रहे। तो लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण के लिए क्या है हैरबरी कॉलेज बनाया गया। और एक जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, आज तक शायद आप नहीं जानते होंगे, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कमेंट करके, ईस्ट इंडिया कंपनी का ओरिजिनल नाम क्या था। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं जैसे बोलता हूँ ना सिर्फ इसलिए बोलता हूँ कि ये उतना नाम इतना भारी था कि भैया उसको याद करना मुश्किल था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी नाम मैं बोलता था। लेकिन इस एक्ट में एक्चुअली में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम इसका बनाया गया, जबकि इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी नाम इसका नहीं था। तो बताइए कौन सा नाम था इसका। ठीक है, तो इसका नाम था द यूनाइटेड कंपनी ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। ये नाम था, इतना बड़ा नाम था। ठीक है, तो ये नाम है, एक थ्योरी है, पूरी बुक है, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन है तो है। तो कौन सा नाम, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ, शायद आपको कोई स्पेलिंग शायद सही से ना दिख रही हो, तो ध्यान से देखिएगा। द यूनाइटेड कंपनी ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, और इसका नाम बदल कर इसी एक्ट में साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, कोई मतलब एग्जाम के व्यू से आप देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम किस एक्ट में पढ़ा गया,
तो वो था 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी नाम निकल कर आता है। तो साथियों आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने एक एक प्रावधान हर जगह से, इतिहास से, पॉलिटी से, सारी चीज़ों से ढूंढ के, एनसीईआरटी से, गूगल से रिसर्च करके सारी चीज़ें मैं लाता हूँ भैया। तो मेहनत को थोड़ा समझिए, ठीक है। और क्या है, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, इतना तो समझदार हो, मुझे बार बार कहना ना पड़े, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करो और बच्चों को जोड़ो। हम लोग क्या है, कंपेन कर रहे हैं यार, हम लोग क्या है पूरी मतलब एक गरीब का भी सपना हम लोग पूरा करेंगे। मुझे पता है बहुत सी कोचिंग्स भी आ रही हैं मतलब सस्ते सस्ते दामों में कि भैया यहाँ पर एक्सपर्ट टीचर हैं ये वो। तो इन सब बातों में बताइए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब ठीक नहीं पढ़ाते, मैं तो भैया उनके लिए लाऊं जो एक भी रुपये फीस पेड नहीं कर सकते, मैं उनके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। अगर आपको वाकई में तैयारी करना है तो मैं यहाँ पर कोई फेक कंटेंट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। सारे कंटेंट आप जाके कहीं से भी वेरीफाई कर लेना अगर एक कंटेंट गलत हो। हाँ, अगर कभी यार ह्यूमन एरर हो जाता है, कभी इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, आप भी इंसान हो, कभी आपसे भी गलतियाँ हुई होंगी। अगर थोड़ी बहुत सी मिस्टेक कहीं पर होती है तो एक इंसान समझ के माफ़ कर देना, ठीक है यार। और मेरी अंदर से कोई इच्छा नहीं है कि मैं कोई गलती करूँ, कोशिश करता हूँ 99% चीज़ें आपको, 100% चीज़ें आपको सही मिले। हाँ, थोड़ी बहुत मिस्टेक अगर कहीं मुझे तो नहीं लगता कहीं हुआ होगा, लेकिन हुआ होगा तो भैया हम सॉरी, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।